Good morning, friends. Welcome back to our channel RS Public School बाराचौर। कल हम लोग देख रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर क्लास 10 का संसाधन और विकास। आज हम लोग देखेंगे उसी चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 यूएनओ के द्वारा बुलाया गया एक समारोह था, जिसमें ये तय किया गया था कि जो भी हम लोग विकास करेंगे अपने देश में, उसे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग विकास करेंगे। ऐसा नहीं कि जो भी हमारे पास संपदा है उसका दोहन उल्टे सीधे तरीके से किया जाए जिससे पृथ्वी को नुकसान पहुंचे, उससे हमें कोई मतलब ना हो। मतलब एजेंडा 21 का उद्देश्य यही था गवर्नमेंट का, यूएनओ का, कि हम लोग जो भी विकास करेंगे वो सतत विकास हो, सतत पोषणीय विकास, मतलब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए ही अपने विकास के लक्ष्यों को हमें हासिल करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण। तो संरक्षण तो आप सभी जानते हैं, संरक्षण मतलब क्या होता है? बचाव। अब देखिए, संसाधनों के उपयोग से समस्याएं भी बहुत सारी पैदा होती हैं, ठीक है। अब संसाधन के उपयोग से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। उन समस्याओं में से एक है पर्यावरणीय समस्या और दूसरा है आर्थिक समस्या। पर्यावरणीय समस्या से आप समझ ही रहे हैं, जब हम लोग माइंस की खुदाई करेंगे, व्हीकल्स कंपनियां रहेंगी तो प्रदूषण होगा, जिसके वजह से तमाम तरह के बीमारियां उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या का मतलब ये हुआ कि जिस एरिया में जिन लोगों को संसाधनों पे कंट्रोल हो गया, जिन लोगों का, वो लोग अमीर बनते गए, और जिनका कंट्रोल नहीं हो पाया, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं था, वो देश गरीब होते चले गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई थी, उनके पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी था, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे यहाँ के संसाधनों का दोहन किया, और हमारे ही संसाधनों का दोहन हम खुद नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भू संसाधन का विभाजन। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, सभी संसाधनों से महत्वपूर्ण, ज्यादा महत्वपूर्ण है भूमि संसाधन। अब भूमि कितनी प्रकार की होती है तो देखिए, बंजर भूमि, कृषि भूमि और स्थायी चारागाह। जमीन होना बहुत आवश्यक है, आज भी, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जिस देश के पास क्षेत्रफल नहीं है, जिस किसान के पास खेत नहीं है, वो कैसा किसान? जिस देश के पास अपना ज्यादा क्षेत्रफल नहीं है, वो कैसा देश? हाँ, तो भू संसाधन हर सभी के लिए उपयोगी है। हर काम, अगर जंगल भी जमीन पे ही है, पानी भी जमीन पे ही है, माइंस भी जमीन पे ही है, सड़कें भी जमीन पे ही बन रही हैं। तो देखिए बंजर भूमि। अब बंजर भूमि से आप क्या समझते हो? वैसी भूमि जहाँ पे खेती बाड़ी का काम नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ इंडस्ट्रीज बैठते हैं, जिससे औद्योगिक विकास होता है देश के अंदर और लोगों को नौकरियां मिलती है, लोगों का जीवन शैली बदलता है। अब देखिए गैर कृषि। गैर कृषि का मतलब बहुत ऐसी भी जमीनें हैं जहाँ पे खेती बाड़ी का काम नहीं होता, उसके अलावा अन्य सारे काम होंगे, ठीक है। और कृषि योग्य भूमि भी होती है जहाँ पे सिर्फ खेती होता है। इन इंडिया आप अगर गौर करेंगे तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये 3-4-5 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे खेती मुख्य काम है, वहाँ पे प्रचुर मात्रा में खेती होती है। और कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे खेती योग्य भूमि नहीं है, वो लोग गैर कृषि भूमि पे ज्यादा है उनके पास। देखिए स्थायी चारागाह है। चारागाह से आप समझ रहे हैं, वैसी जमीन जहाँ पे जमीन छूटा हुआ है और वहाँ पे पशुओं को चराया जाता है। पशु भी एक धन है, ठीक है। तो पशु स्थायी चारागाह का मतलब कि आप देखेंगे अपने अपने गांव में, अगर आप गौर करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे लगभग हर गांव में चारागाह के नाम पे जमीन छूटी रहती है। और चारागाह इसलिए गवर्नमेंट छोड़ती है ताकि गांव में जो लोग रह रहे हों वो अपनी उस जमीन पे पशुओं का चरा सके, पशुओं को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भूमि निम्नीकरण कारण। निम्नीकरण का मतलब समझ रहे हैं? निम्नीकरण का मतलब होता है जमीन कैसे बेकार हो रही है। तो पानी से कटाई, जब जमीन पे, किसी जमीन पे अत्यधिक पानी आने लगेगा तो वो जमीन खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है?
पानी उस जमीन मिट्टी को, उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ कटान करके लेके चली जाती है, जिसकी वजह से जमीन का उपजाऊपन कम हो जाता है। दूसरा कारण होता है अति पशुचारण। अति पशुचारण का मतलब जब एक ही जमीन पर उस जमीन की क्षमता है, अगर मान लीजिए 10 पशुओं को चराने लायक और वहाँ पे सैकड़ों पशुओं को चराया जाएगा, तो क्या होगा, वो जमीन अति पशुचारण की वजह से खराब हो जाती है, उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है। खनन, अब जमीन के नीचे से आप जो भी मिनरल्स है उसको अगर निकाल देते हैं, ठीक है, तब भी वो जमीन बेकार हो जाती है। खनन का मतलब होता है जमीन को जैसे खनन का मतलब हो गया माइंस में क्या किया जाता है, बम वगैरह लगा के जमीन में से उड़ा करके नीचे से खनिज निकाल दिया जाता है, ऊपरी सतह पे पत्थर ही पत्थर हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े पत्थरों के, जिसकी वजह से वो जमीन बेकार हो जाती है। अति सिंचाई, अब मान लीजिए एक ही जमीन है आपके पास, मान लीजिए 1 बीघा जमीन है। अब 1 बीघा जमीन को अगर आप 1 साल के लिए छोड़ देते हैं, अगली साल उसमें फसल उगाते हैं तो फसल बढ़िया उगती है, फसल बढ़िया उगेगी, वजनदार होगी। लेकिन अगर अति सिंचाई का मतलब से ये है कि 1 ही बीघा जमीन है, उसको बार बार सिंचाई कर रहे हैं हम लोग, और एक फसल कटाने की दूसरा हम लोग लगा दे रहे हैं, तो इससे होता क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होने की वजह से जमीन में वो जमीन भी क्या होता है, अपनी उर्वरकता को खो देती है। यही भूमि निम्नीकरण के कारण है। मीन्स निम्नीकरण का मतलब कि वो जमीन कैसे बेकार हो रही है, उस जमीन को बेकार करने में क्या क्या महत्वपूर्ण कारक है ये। अब आगे हम लोग देखते हैं जलोढ़ मृदा। ये मिट्टी के टाइप्स है, ठीक है। जलोढ़ मृदा है एक पहला टाइप है। जलोढ़ मृदा कहाँ पे पाई जाती है, तो उत्तर के मैदानों में पाई जाती है। नदियों द्वारा लगाए गए निक्षेपों से बनी होती है। लाए गए निक्षेपों से मतलब नदियां जब बहती है तो अपने साथ सिल्ट और क्या बोलते हैं मड, ये सब लेके आती है, जिसकी वजह से नदी के अगल बगल की जमीन जो होती है बहुत उपजाऊ होती है। बहुत सारी नदियां उत्तर भारत में खासकर बहुत सारी नदियां बहती हैं। अब देखिए ये जो जलोढ़ मृदा है ये 2 तरीके का होता है, बांगर और खादर। ये अपने उम्र के हिसाब से है, ठीक है। पुरानी मृदा को बांगर कहा जाता है और नई मृदा को खादर कहा जाता है। अब सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल, दूसरी तरह की मिट्टी कौन सी है, काली मृदा। काली मृदा का रंग कैसा होता है, काला होगा, और उस पर खेती की जाती है किस चीज की, तो कपास की, और ये लावा से बनी होती है। लावा से मतलब समझ रहे हैं आप लोग, वोल्केनो जब फूटता है और उसमें से जो लावा निकलता है पृथ्वी पे आके ठंडा होता है तो वो ब्लैकिश कलर का होता है, और समय के साथ साथ पानी, गर्मी, धूप, इन सब की वजह से वो आस्ते आस्ते टूटते टूटते मिट्टी बनता है, तो उस मिट्टी का रंग काला होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे काली मृदा। और ये काफी उपजाऊ मृदा होती है। लाल और पीली मिट्टी, कुछ ऐसे आप लोग गौर करेंगे, हमारे यहाँ की मिट्टी कलर कुछ और है, ब्लैक सॉइल है, बहुत जगहों पे पाया जाता है, कहीं पे काली, कहीं लाल, कहीं पीला, इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। इसी में हम लोग देखते हैं लाल और पीली मिट्टी, इस तरीके की मिट्टी होता है जिसका रंग लाल और पीला होता है। ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और इस मिट्टी का जो रंग है लाल, वो किस वजह से होता है, फेरस, लो एस्को की मात्रा उसमें ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उस मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक है। अब जब इसी लाल मिट्टी में पानी का मिश्रण किया जाता है, ठीक है, तो ये मिट्टी आपको पीली दिखने लगती है। लेटराइट सॉइल, लेटराइट जो सॉइल होता है उसमें ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस का मतलब समझ रहे आप लोग, ह्यूमस का मतलब जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब क्षय होते हैं, मीन्स डिग्रेड होते हैं, तो वो मिट्टी में ह्यूमस ऐड करते हैं, और ह्यूमस बहुत उपजाऊ होता है। किसी किसी मिट्टी में आप देखे होंगे, अगर हाथ में लेंगे तो वो मिट्टी क्या होती है, बंध जाती है, और कोई मिट्टी भुरभुरा होता है, छोड़ दिए तो फिर टूट के बिखर जाती है। तो जब मिट्टी में ह्यूमस रहेगा ना, तो मिट्टी में नमी बरकरार रखती है ज़्यादा दिनों तक, और जब ज़्यादा दिनों तक किसी मिट्टी में नमी बरकरार रहेगी तो उसमें फसल भी अच्छा होता है। अब लेटराइट सॉइल में खेती तभी किया जा सकता है जब उसमें हम लोग रासायनिक खादों का प्रयोग करें, उर्वरक का प्रयोग करें, अन्यथा यह मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। Today we have completed this chapter, lesson 1,
संसाधन और विकास, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर था क्लास 10 का। ये चैप्टर आज हमारा खत्म हो गया और मेरे ख्याल से मैंने सभी टॉपिक्स को क्लियर किया है आपके साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और ये हेल्पफुल है आपके स्टडीज़ में, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।